जय हिंद दोस्तों। स्टैटिस्टिक्स बाई एसजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 14 करने वाले हैं, जिसमें आप जानेंगे जॉइंट पीएमएफ और जॉइंट पीडीएफ क्या होते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। और जॉइंट पीएमएफ और पीडीएफ को पढ़ने के पहले हमें कुछ बेसिक बातें जान लेनी हैं। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीएमएफ एंड पीडीएफ। हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को ग्राफ के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको पीडीएफ और पीएमएफ की एक प्रॉपर्टी जो हमने आपको पहले पढ़ाई है उसके बारे में बता देते हैं। पीडीएफ और पीएमएफ की एक प्रॉपर्टी ये थी कि इनको अगर हम होल रेंज पर, पीएमएफ है तो समेशन करने पर, और अगर पीडीएफ है तो इंटीग्रेशन करने पर वैल्यू 1 मिलनी चाहिए। मैं आपको लिखकर इधर दिखा देता हूँ। पीएमएफ के केस में क्या था कि अगर प्रोबेबिलिटी के फंक्शन को हम एक्स की रेंज पर ऐड करते हैं तो हमें 1 मिलना चाहिए, और पीडीएफ के केस में इसको x की होल रेंज पर इंटीग्रेट करने पर 1 मिलना चाहिए। यानी हमारा फंक्शन जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर सकता है वो 1 है। अब ये 1 ही डिस्ट्रीब्यूट होता है डिफरेंट पॉइंट पर, और जब ये डिस्ट्रीब्यूट होता है डिफरेंट पॉइंट पर तो इसे ही हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जैसे हम एक डिस्क्रीट केस कंसीडर करें 2 कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट का, तो उसमें हमारा रैंडम वेरिएबल होता था नंबर ऑफ हेड 0, 1 एंड 2। और अगर हम इसके प्रोबेबिलिटी फंक्शन की बात करें तो 1/4, 1/2 एंड 1/4। तो इसमें आपको ये दिख गया कि कोई भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। और दूसरी बात कि जब हम सारी प्रोबेबिलिटीज़ को सम करेंगे तो भी हमको 1 मिलेगा। तो ग्राफ पेपर में हम एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे इसको कैसे प्लॉट करेंगे देखते हैं। एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं रैंडम वेरिएबल की वैल्यू, और वाई एक्सिस पे हम लेते हैं प्रोबेबिलिटी का फंक्शन। अब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। अगर हम इस पॉइंट पर बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 हो सकती है, इसलिए हमने इसकी अपर रेंज 1 कर दी है। 1 को 2 पार्ट्स में बांटेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.5। और इनको भी फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इस पॉइंट को हम 1/4 लिख सकते हैं और इसे हम 3/4 लिख सकते हैं, यानी 0.75। अब अगर 0 की प्रोबेबिलिटी को हमको प्लॉट करना है तो 0 की प्रोबेबिलिटी आपको दिख रही है 1/4। तो बस इतनी ये जो लाइन है ये आपकी 0 की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिफरेंट कलर से इसको आपको दिखा देते हैं। हमारी 0 की प्रोबेबिलिटी ये हो गई जो ब्लू कलर से है। 1 की प्रोबेबिलिटी है 1/2, तो 1/2 पॉइंट यहाँ है और 1 यहाँ है। इसको मिलाते हुए अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई x = 1 की। x = 2 की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, ये 1/4 हो गया। ये बन गया हमारा कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का ग्राफ। अब अगर हम इसके अपर पॉइंट को फ्री हैंड कर्व से मिला देते हैं तो ऐसा हमको एक कर्व मिल जाता है। ठीक है, आते हैं पीडीएफ पे। पीडीएफ में हमारा कोई भी फंक्शन हमें दिया हुआ है तो हम उसमें x की डिफरेंट वैल्यूज पर, जैसे सपोज दैट हमको एक फंक्शन दिया है fx = x/8, और यहाँ पर हमारे पास x की रेंज है 0 to 4। तो अगर ये एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है तो हम जब इसका ग्राफ बनाते हैं x की वैल्यूज़ पे तो हमको यहाँ पर कुछ कर्व टाइप का मिलेगा। और इसकी खास बात ये होगी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, मिनिमम तो 0 पे रहेगा, और ये सारे x के पॉइंट होंगे। तो कंटिन्यूअस में x की जो रेंज है वो 0 से 4 तक हमको सारी वैल्यूज़ लेनी है। तो इसके ग्राफ को हम एट अ पॉइंट नहीं बना सकते, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं बना सकते। कंटिन्यूएशन वाला ग्राफ हर वैल्यू पे बनता है, यानी यहाँ से लेकर 4 तक हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं, तो इसका एक कंटिन्यूअस ग्राफ बनेगा। हम बहुत सारे हमारे पास ऐसे मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर हैं जिससे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं।
फिर भी अगर हमको ड्रॉ करना है तो हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ पुट करके फ्री हैंड कर बना सकते हैं। जैसे अगर हम 0 पुट करेंगे तो फंक्शन 0 हो जाएगा 0 पे। अगर 1 पुट करते हैं तो 1/8, 1/8 यहाँ कोई वैल्यू होगी। अगर ये 1 है तो यहाँ पर 1/8 हो गया। अगर हम 2 पुट कर रहे हैं तो 1/4 हो जाएगा। x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 2, 1/4 वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से हम डिफरेंट पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी को मार्क कर कर एक फ्री हैंड कर्व बना सकते हैं जो कि इस फंक्शन का होगा। इन ग्राफ में हमें ध्यान क्या देना है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीएमएफ एंड पीडीएफ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम आपको टाइप्स ऑफ कर्व की एक अलग क्लास में वीडियो बना देंगे जिसमें आपको स्क्यूनेस क्या होती है ये पता चलेगा, कर्टोसिस क्या होती है ये पता चलेगा और हम उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसकी अलग एक स्पेशल वीडियो बनेगी, इसलिए हम उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे, यानी कर्व के टाइप पर नहीं करेंगे। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट बात है मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि हमने आपको इसके पहले वाली क्लास में प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन बताई थी और ये भी बताया था कि कंटिन्यूअस में प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट इज़ ऑलवेज 0। आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। तो उस वाले कोट में ये बात ध्यान रखना कि प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट निकलती है तभी ये ग्राफ बनता है। उस वाली लाइन में प्रोबेबिलिटी की जगह क्या यूज किया गया, एरिया। किसी पॉइंट का एरिया नहीं होता है। पॉइंट एरिया कब आएगा, जब 2 पॉइंट होंगे। ये कर्व है हमारा और ये 2 पॉइंट है तो एरिया इंटीग्रेट करके हमको मिलता है। तो एरिया भी एक तरह से प्रोबेबिलिटी का फॉर्म है, बट बिटवीन 2 पॉइंट्स, जब 2 पॉइंट के बीच की, जैसे यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी 1 और 2 की बीच की निकालेंगे तो ये मिलेगा। तो जब प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट इज ऑलवेज 0 बोला जाता है तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एरिया, नॉट प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट। अगर किसी पॉइंट की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी तो इस कंटिन्यूअस का हम ग्राफ ही नहीं बना सकते, क्योंकि हम कोई भी पॉइंट पे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमेशा 0 आएगी अकॉर्डिंग टू लाइन, जो वो पिछली क्लास में मैंने बोली थी। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप जब भी वो लाइन बोले प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट इज ऑलवेज 0, तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि एट अ पॉइंट का मतलब यहाँ पर पॉइंट से तो है, लेकिन उस पॉइंट पर हम प्रोबेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एरिया की बात कर रहे हैं, यानी हम उस पर एरिया की वैल्यू को 0 कह रहे हैं, ना कि पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 कह रहे हैं। तो वो लाइन बिल्कुल सही है, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करते हैं ये आपके लिए मायने रखता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ज्वाइंट पीएमएफ या पीडीएफ क्या है वो जानेंगे हम आज। तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा उसमें हम लोगों ने एक ही रैंडम वेरिएबल का यूज़ किया। x एक रैंडम वेरिएबल है जो कि काउंट करता है नंबर ऑफ हेड। अगर हमारे पास 2 कॉइन हैं तो 2 कॉइन में x नंबर ऑफ हेड काउंट करता है। अब अगर हम इसके साथ एक रैंडम वेरिएबल और ले लें, मान लो हम y को सपोज कर लेते हैं नंबर ऑन डाइस, किसी एक पासे पर आया हुआ नंबर, या हम 2 पासे ले सकते हैं और x को कह रहे हैं नंबर ऑन फर्स्ट डाइस, y को कह रहे हैं नंबर ऑन सेकेंड डाइस। तो जब कभी भी रैंडम वेरिएबल 1 से बढ़कर 2 हो जाते हैं तो हम इन्हें बाईवेरिएट कहते हैं। एक रैंडम वेरिएबल वाले को क्या कहते हैं, यूनिवेरिएट, यानी रैंडम वेरिएबल यूनिक है। और जब रैंडम वेरिएबल 1 और बढ़ जाए तो नाम पड़ जाता है बाईवेरिएट। अब जब बाईवेरिएट के केस में हम प्रोबेबिलिटी का फंक्शन बनाते हैं तो उसको बनाते समय दोनों रैंडम वेरिएबल को कंसीडर करते हैं। x और y दोनों रैंडम वेरिएबल जब कंसीडर किए जाएंगे तो ऐसे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को नाम देते हैं जॉइंट पीएमएफ, क्योंकि ये 2 रैंडम वेरिएबल के मिलने के बाद बना है जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और अगर सिमिलर चीज़ हम कंटिन्यूअस केस में करें, पीएमएफ होता है डिस्क्रीट केस में, कंटिन्यूअस केस में करते हैं तो हम इसको नाम देते हैं जॉइंट पीडीएफ। तो ये बात सभी को क्लियर हो गई कि जब रैंडम वेरिएबल 1 से बढ़कर 2 हो जाएं तो हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ज्वाइंट कहलाने लगता है। अब ज्वाइंट पीडीएफ और पीएमएफ के नोटेशंस क्या होते हैं और प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इनकी चर्चा कर लेते हैं। फिर हम देखेंगे कि ज्वाइंट पीडीएफ बनता कैसे है, हम कैसे ज्वाइंट पीडीएफ को बना सकते हैं। नोटेशन में हम इस तरफ ज्वाइंट पीएमएफ लिख लेते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी साथ में डिस्कस कर लेंगे, और इस तरफ लिख लेते हैं जॉइंट पीडीएफ।
तो ज्वाइंट पीएमएफ को हम लोग पी एक्स वाई से डिनोट करते हैं और इसकी प्रॉपर्टी पहली होती है, इस पी एक्स वाई को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी एट एनी पॉइंट ऑफ एक्स एंड वाई। इसको कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, कैपिटल वाई इक्वल टू स्मॉल वाई। इसका मतलब क्या होता है कि रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यू ये है और वाई की ये है। अभी हम जब एग्जाम्पल बताएंगे तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा कि वैल्यूज जो स्मॉल एक्स हैं वो स्पेसिफिक हैं और रैंडम वेरिएबल जनरल वैल्यू है। इस प्रोबेबिलिटी में कामा लगे होने का क्या मतलब होता है ये भी आप जान लीजिए। इस प्रोबेबिलिटी में कॉमा इंटरसेक्शन को डिनोट करता है, यानी कि ये पूरी प्रोबेबिलिटी तब डिफाइन होगी जब x की वैल्यू ये हो जाए और y की वैल्यू ये हो जाए एट द सेम टाइम, साथ साथ। जब कोई दो चीज़ें एक साथ अगर होती हैं तो हम उनको इंटरसेक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और मैं आपको इंडिपेंडेंट इवेंट में बता चुका हूँ कि अगर x और y इंडिपेंडेंट हैं तो इंटरसेक्शन को हम प्रोडक्ट में ब्रेक कर सकते हैं। यानी इसी जॉइंट फंक्शन को हम, अगर हमारे पास अलग अलग पीडीएफ मौजूद है, पीएमएफ मौजूद है, तो हम उसको मल्टीप्लाई करके भी इस प्रोबेबिलिटी को निकाल सकते हैं। कब? जब हमारे रैंडम वेरिएबल्स कैसे हों, इंडिपेंडेंट। हम जो आज एग्जाम्पल बताएंगे उसमें आपको ये प्रूफ भी करके दिखाएंगे कि जो चीज़ हम ज्वाइंटली निकाल सकते हैं उसको हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट वी प्रोडक्ट द सेपरेट प्रोबेबिलिटीज एंड गेट द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज। पी एक्स वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। और दूसरी प्रॉपर्टी है कि जब भी हम इस पी एक्स वाई को ऐड करेंगे एट बोथ द पॉइंट एक्स एंड वाई, एक्स की जो भी रेंज हो, वाई की जो भी रेंज हो, अगर हम दोनों पे इस एक्स वाई को ऐड करेंगे तो हमें टोटल वैल्यू 1 मिलनी चाहिए। अगर हम ज्वाइंट पीएमएफ की बात करें, पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एफ एक्स वाई से, और इसकी प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी है कि एफ एक्स वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए और इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, एक x के लिए एक y के लिए, जब हम इसको डबल इंटीग्रेशन करें होल रेंज ऑफ x एंड y तो हमको इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 मिलनी चाहिए। तो आप लोगों को मैं एग्जांपल से इसको दिखाता भी हूँ। तो नीचे मैंने एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन का एग्जांपल लिया है, एक हम फॉर्म करेंगे और एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप इस वाले एग्जांपल को देखो तो ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का एग्जांपल है। x की वैल्यू 0 और 1 है, y की वैल्यू है 0, 1 एंड 2। ये 1/6 क्या दिखाता है हमको? ये 1/6 दिखाता है कि प्रोबेबिलिटी में जब x की वैल्यू 0 हो और y की वैल्यू 0 हो तो ये है 1/6। इसी बात को हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 इंटरसेक्शन y इक्वल टू 0। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो स्मॉल x और स्मॉल y थे वो स्पेसिफिक वैल्यू होते हैं, जबकि कैपिटल x और कैपिटल y रैंडम वेरिएबल है, जनरल वैल्यूज हैं। यानी कैपिटल x कुछ भी हो सकता है 0 और 1 में, कैपिटल Y कुछ भी हो सकता है 0, 1 और 2 में, लेकिन एक बार में जब हम इसको लिखते हैं तो किसी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए लिखते हैं, उसको हम स्मॉल x या स्मॉल y से डिनोट करते हैं अगर हमको ये डेटा ना गिवन हो तो। अब स्मॉल x भी 0 बन गया और y भी 0 बन गया है। इसी प्रकार से आप इन सारी प्रोबेबिलिटीज को लिख सकते हो। अभी हम मार्जिनल और कंडीशनल की बात करेंगे तो हम इसको फिर से बताएंगे। अभी के लिए आप इसको एज अ ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कंसीडर करिए। मार्जिनल और कंडीशनल कैसे निकालते हैं उसकी चर्चा अभी थोड़ी देर में करेंगे। अब हम इस पे प्रॉपर्टीज चेक कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 थी कि हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो इसकी कोई भी वैल्यू आप उठाइए, कभी भी 0 नहीं है यानी सारी वैल्यूज 0 से बड़ी हैं, तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। 0 से छोटा नहीं होना चाहिए बस। दूसरी कंडीशन थी हमारी कि हम अगर x और y पे इसको जोड़ें तो 1 मिलना चाहिए। तो x और y पे जोड़ने का मतलब है कि हम x के डिफरेंट वैल्यूज लिख लें और y के डिफरेंट वैल्यूज लिख लें। सबसे पहले हम क्या डिफाइन करेंगे? रेंज। तो अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे समेशन x इक्वल टू 0 to 1। आपको पीडीएफ में दिख रहा होगा x की वैल्यू 0 है और 1 है। फिर हम लिखेंगे समेशन y इज इक्वल टू 0 to 2 pxy।
अब आप इसमें एक एक करके वैल्यू पुट करिए। तो सबसे पहले हम y की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू को स्टिल रखेंगे, x 0 to 1 है, y की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। समेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो अभी x की वैल्यू नहीं पुट करें, x अपनी जगह पे रहेगा, y की जगह पे पहली वैल्यू 0, समेशन का मतलब जोड़ना, y की जगह पे दूसरी वैल्यू 1, समेशन का मतलब जोड़ना, और फिर तीसरी वैल्यू 2। इस तरह से हमने देखा कि हमने इसको y पे जोड़ लिया, ऐड कर लिया। अभी हम वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं, ठीक है। अब x का नंबर आया, तो x का समेशन इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, क्योंकि ये सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जब पहले वाले पे x का समेशन लगेगा तो x की पहली वैल्यू रखेंगे 0, और y तो पहले से ही 0 है। फिर समेशन का मतलब होता है जोड़ना। अब x की दूसरी वैल्यू 1 है और y तो 0 है, ये वाला x के लिए डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हम इसको x के लिए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो x की जो पहली वैल्यू है वो 0 है और x की दूसरी वैल्यू 1 है। y को जो था वो रख रहे हैं 1 और 1, यहाँ पर प्लस। नेक्स्ट जब समेशन तीसरे वाले पे जाएगा तो ये आएगा पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू, जबकि y क्या है यहाँ पर 2 ऑलरेडी है। पहली वैल्यू यानी कि 0, दूसरी वैल्यू की यानी 1। अब आपको इस फॉर्मूले का मतलब क्लियर हो गया होगा। ओपन कैसे करना है, यानी सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम। तो सारी प्रोबेबिलिटीज़ के सम को करने के लिए हम टेबल से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, हम इन सबको जोड़ सकते हैं डायरेक्टली और देख सकते हैं। तो आप इनको एलसीएम लेकर जोड़ेंगे और चेक करके बताएंगे कि 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये आपका आज का होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। प्रॉपर्टी दोनों सेटिस्फाई हो गई, पहली 0 या उससे बड़ी प्रोबेबिलिटी, दूसरी होल रेंज पे सम करने पर 1 मिलना चाहिए। जोड़ते कैसे हैं ये मैंने आपको दिखाया, बाकी चर्चा मार्जिनल में भी करेंगे। अब हम वापस आते हैं ज्वाइंट पीएमएफ और पीडीएफ की प्रॉपर्टी में। हमने पीएमएफ का प्रॉपर्टी चेक कर लिया, अब हम ज्वाइंट पीडीएफ की बात करते हैं। तो ज्वाइंट पीडीएफ का हम एक एग्जांपल लेंगे, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई बाई 96, और x की रेंज को हम लिख रहे हैं 0 to 4 और y की रेंज को लिख रहे हैं 1 to 5। बिना रेंज के कभी भी पीडीएफ या पीएमएफ डिफाइन नहीं होता है। जब भी हम किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो x और y की रेंज भी उसमें साथ में मेंशन करते हैं। 0 अदरवाइज, यानी x और y की इन वैल्यूज़ के अलावा अगर कोई और वैल्यू होगी तो ये फंक्शन ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, 0। तो हम इसको पहले तो चेक करेंगे कि ये 0 या उससे बड़ा है कि नहीं। तो 0 से लेकर 4 तक की कोई भी वैल्यू अगर आप इस फंक्शन में x की जगह पुट करिए और 1 से लेकर 5 तक कोई भी, तो कभी इसके निगेटिव होने का चांस है नहीं। मैक्सिमम ये 0 हो सकता है जब हम x और y दोनों 0 ले लें, अदरवाइज ये ऑलवेज 0 से बड़ा होगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 तो सेटिस्फाई हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 2, डबल इंटीग्रेशन करेंगे इसका x और y दोनों पे, जो इसकी रेंज है उसके अकॉर्डिंग। तो हम लोग इसको डबल इंटीग्रेट करके देखते हैं क्या वैल्यू हमको 1 मिलेगी। हमारा फंक्शन है एक्स वाई डिवाइडेड बाई 96, एक्स की रेंज है 0 से 4, वाई की रेंज है 1 to 5, dx dy। तो एक काम करते हैं कि जो x का इंटीग्रेशन है इसके साथ हम x की वैल्यू लिख लेते हैं। कांस्टेंट हमारे पास 96 है, 1 बाई बाहर कर लेते हैं। और अब अगर हम y के इंटीग्रेशन को देखेंगे तो y में केवल y बचेगा। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि y के लिए x कांस्टेंट था तो इसलिए वो y वाले इंटीग्रेशन से बाहर चला गया। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं y के लिए तो आएगा y स्क्वायर बाई 2, और y स्क्वायर बाई 2 में हम लिमिट पुट करेंगे 1 to 5। आप लोग इसको आसानी से कैलकुलेट करके बताया देख सकते हैं कितना आएगा। ये आएगा 25/2 माइनस 1/2, यानी कि 24/2, यानी कि वैल्यू आएगी 12। अब जब ये 12 बन गया तो 12 एक कांस्टेंट वैल्यू है इंटीग्रेशन x के लिए, इसको भी हम बाहर कर सकते हैं 12/96। अब आया x का नंबर, तो x को भी हम इसी तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। x का इंटीग्रेशन करेंगे उसके पहले हम बाहर देख लेते हैं क्या बचता है। तो बाहर हमारे पास आएगा 1/8। x को इंटीग्रेट करना है हमें 1 to समथिंग हैपन रॉन्ग 1 to 5, ये 0 to 4 है। लिमिट को सही कर लेंगे, x वाली 0 to 4 है। ओके,
तो x²/2, और जब हम इस पे लिमिट ऑपरेट करेंगे 0 to 4, तो लिमिट 0 पे सब 0 हो जाता है, 4 रखने पर आएगा 8। अब आपको दिख रहा होगा कि डबल इंटीग्रेशन करने पर होल रेंज पर इस फंक्शन की वैल्यू 1 आई। इसका मतलब ये एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। आपने एग्जाम्पल से इसको समझ लिया। अब हम देखते हैं कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन को हम बना कैसे सकते हैं, फॉर्म कैसे कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको पहले यूनिवेरिएट समझा देते हैं, जो कि आप पहले पढ़ भी चुके हैं। बस मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझाता हूँ। सपोज हमने एक एक्सपेरिमेंट लिया, रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया 1 कॉइन टॉसिंग का। अब इस 1 कॉइन टॉसिंग में हमने रैंडम वेरिएबल x का डिफाइन किया कि हेड कितने आ रहे हैं। रैंडम वेरिएबल हमें डिफाइन करना पड़ता है। अब अगर हम इसका सैंपल स्पेस देखें तो आएगा हेड एंड टेल। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? अगर हेड नहीं आया, टेल आया तो 0 हो जाएगी, यानी कोई भी हेड नहीं आया, और अगर हेड आ गया तो 1 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू होगी 0 और 1। अब अगर हम इसके प्रोबेबिलिटी फंक्शन को लिखना चाहें x की डिफरेंट वैल्यूज़ पे, तो कैसे लिख पाएंगे? तो हम इधर x लिख लेते हैं, वैल्यू 0 और 1, और हम इसकी प्रोबेबिलिटी भी लिख सकते हैं। तो 0 पर प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, यानी टेल के आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब हेड नहीं आया तो टेल आया होगा, और 1 पर भी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी, यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी को किससे कैलकुलेट किया? क्लासिकल डेफिनेशन से। क्लासिकल डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं, आप देख सकते हैं वापस से वीडियो। क्लासिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला होता है फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। दिस इज द फार्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इन मैथमेटिकल और क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 कैसे हुई? क्योंकि हेड एक ही है और ये फेवरेबल में एक है, बाकी टोटल केस 2 हैं। सिमिलर फॉर टेल। ये तो मार्जिनल हुआ हेड के आने का एक सिक्के पर। मार्जिनल अभी हम नाम नहीं बोलेंगे, जब मार्जिनल हम आपको पढ़ाएंगे तब मार्जिनल बोलेंगे। अभी ये यूनिवेरिएट का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है आपके लिए। अब हम आते हैं दूसरा एक वेरिएबल सपोज करते हैं y, और y को हम कह रहे हैं नंबर ऑन डाइस। तो इसका सैंपल स्पेस हम बना सकते हैं आसानी से 1 2 3 4 5 एंड 6। एक पासे पर यही नंबर आ सकते हैं। और अगर हम इसके प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को बनाना चाहें तो x की वैल्यूज़ हैं 0 1 2 3 4 5 6, और इनके आने की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं px 1/6 सबको पता है। सॉरी, मैंने यहाँ पर जीरो नहीं है, 0 हटा दिए, पासे पर 1 तो 6 होता है। ओके, 1/6 सबकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। अब हम इससे बनाने जा रहे हैं एक रैंडम जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ये है 1/6। तो आपने देखा कि हमने क्वाइन के लिए एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन बना लिया, ये वाला, और एक डाइस के लिए फंक्शन बना लिया, ये वाला। अब दोनों रैंडम वेरिएबल साथ में कब होंगे? जब ये इवेंट साथ में हो। तो अब हम इसको साथ में कैसे करेंगे? हम एक ही हाथ में एक क्वाइन ले लेंगे और एक डाइस ले लेंगे और इनको साथ में फेंक देंगे। अब हमारा सैंपल स्पेस क्या बनेगा? तो सैंपल स्पेस हमारा ऑल पॉसिबल इवेंट्स जो भी आ सकती हैं वही होता है। सैंपल स्पेस में ऐसा हो सकता है कि हेड के साथ 1 आ जाए, हेड के साथ 2 आ जाए, क्वाइन पर हेड है और पासे पर 3, ये पॉसिबल केस हैं। हेड 4, हेड 5 और हेड के साथ 6। सिमिलरली टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, टेल के साथ 3 और टेल के साथ 4, फिर टेल के साथ 5 एंड 6। तो ये हमारी पॉसिबल इवेंट्स हो गई जब हमने एक क्वाइन को और एक डाइस को साथ में फेंका। रैंडम वेरिएबल हमारे पहले से डिफाइन है, सेम रहेंगे कि x का मतलब है नंबर ऑफ हेड और y का मतलब है नंबर ऑन डाइस। तो अगर हम यहाँ रेंज डिफाइन करना चाहें तो x की वैल्यू 0 और 1 हो सकती है
और अगर y की रेंज डिफाइन करना चाहें तो y की रेंज यानी डाइस पर आने वाला नंबर इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब हम बनाने जा रहे हैं जॉइंट फंक्शन। तो जॉइंट फंक्शन के लिए हम क्लासिकल डेफिनेशन अप्लाई करेंगे और फिर हम आएंगे वापस से मार्जिनल्स पे, यानी कि उनके अलग अलग प्रोबेबिलिटी फंक्शन पे। तो इसमें हम एक तरफ रैंडम वेरिएबल x लिखेंगे और एक तरफ y लिख लेते हैं। तो ये हमारा रैंडम वेरिएबल x हो गया और ये y हो गया। x की वैल्यूज़ हैं हमारे पास 0 और 1 और y की वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब यहाँ पर कौन सी प्रोबेबिलिटी हम लिखेंगे जिसमें x 0 हो और y 1 हो। x 0 का मतलब टेल आया हो और y 1 का मतलब पासे पर 1 आया हो। तो आप अपने सैंपल स्पेस में ढूंढिए कि कितने केसेस आपके इस बात का फेवर कर रहे हैं, हेड ना आया हो यानी टेल आया हो और 1 आया हो। तो केवल आपको ये एक केस मिलेगा जो इसका फेवर कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल डेफिनेशन एक फेवरेबल केस हुआ और टोटल केस आपको दिख रहे होंगे 6 ये और 6 ये यानी कि 12। तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/10। सिमिलरली 2 आने के लिए और 0 आने के लिए, यानी पासे पर 2 आए और हेड आए, इसका भी एक ही केस मिलेगा। तो आपको ये दिख गया होगा कि पूरी टेबल में केवल एक ही वैल्यू आएगी जो है 1/12 यानी 1/12। और ये हमने जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन बना लिया। तो अब मार्जिनल और कंडीशनल की बात करते हैं कि मार्जिनल्स और कंडीशनल क्या होते हैं। जब कभी भी हमको जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिया होता है तो हम इस जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन की मदद से x और y का अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हम x और y के जॉइंट की मदद से x और y का अलग अलग कैलकुलेट करते हैं तो हम इसको मार्जिनल कहते हैं। अब इसको मार्जिनल कहने का कोई ना कोई तो रीज़न होगा, तो उस रीज़न को समझने के लिए हम इस वाले एग्जाम्पल को देखते हैं और कैसे इसमें मार्जिनल कैलकुलेट किया जा रहा है ये भी देखते हैं। और इसको मार्जिनल कहने का भी एक रीज़न है। इसको मार्जिनल इसलिए कहते हैं क्योंकि साइड में जब कभी कॉपी की कोई लाइन खींचते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, मार्जिन। तो यहाँ पर हमने एक खींच ली लाइन मार्जिन के फॉर्म में और एक हम इधर भी खींच लेते हैं मार्जिन। तो जब कभी भी हम अपने फंक्शन को x पे जोड़ेंगे, जैसे इनकी और इनकी बात करें तो इन दोनों में y सेम है 0, लेकिन x अलग अलग है, तो हमने इसको x पे सम कर लिया। तो जब कभी भी हम 1/6 और 1/8 को ऐड करेंगे 24 हमारा एलसीएम होगा, यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा 3, यानी हमारे पास वैल्यू आई 7/24। तो हमने ये प्रोबेबिलिटी जो कैलकुलेट की इस पे x जुड़ चुका है, यानी x की होल रेंज कवर हो गई है, केवल बचा है y कितना 0, यानी दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 0। जब हम x पे सम करते हैं तो हमको y का मार्जिनल मिलता है। तो y के टोटल 3 पॉइंट हैं, अभी हमको 2 वैल्यूज और निकालनी है 1/4 एंड 1/6 को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 12 में, लेकिन हम इसको लिखेंगे 24 में क्योंकि हमको बाद में ऐड करने में आसानी रहेगी। तो 5/12 को हम लोग लिख सकते हैं 10/24। डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो लास्ट में हम ऐड कर सकते हैं। 1/8 और 1/6 सिमिलर पहले वाले केस की तरह है 7/24। अब अगर आप इस प्रोबेबिलिटी को जोड़ते हैं तो आपको 1 मिल जाएगा जो कि मार्जिनल का सम है। मार्जिनल ये किसका है, y का। तो इस टेबल से हम इस मार्जिनल को अलग करके भी लिख सकते हैं ऐसे, दिस इज द मार्जिनल ऑफ y। ये है हमारी y की वैल्यू 0, 1 और 2 और हमारे पास जो मार्जिनल आया है वो है 7/24, 10/24 एंड 7/24, यानी y का हमने प्रोबेबिलिटी फंक्शन सेपरेट कर लिया जॉइंट से। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0 प्रोबेबिलिटी दिख रही है, होनी चाहिए, है भी। सेकेंड प्रॉपर्टी समेशन अगर हम कर दें होल रेंज पे y की रेंज पर तो 0 से लेकर 2 तक इसको जोड़ोगे तो 1 आएगा, यानी ये भी एक फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी का फंक्शन है। अब हम आते हैं x वाले मार्जिनल पे।
x का मार्जिनल जब कैलकुलेट करना है तो हमको इसको y पर जोड़ना होगा। तो y पर जोड़ने के लिए y की 3 वैल्यूज़ हैं और x को सेम रखते हैं 0, 1/6, 1/4 एंड 1/8। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 24 आएगा, 4 प्लस 6 प्लस 3, यानी कि ये आएगा 13/24। दिस इज द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0। अगर हम x की 1 पर मार्जिनल चाहते हैं तो y पे फिर इसको सम कर लेते हैं। वैल्यूज़ हैं 8, 6 एंड 6, एलसीएम 24 हो जाएगा और यहाँ पर आएगा 3 प्लस 4 प्लस 4, यानी 11/24। ये वैल्यू आ गई 11/24। अब हम इस x को भी सेपरेट करके लिख सकते हैं। x की 2 वैल्यूज़ हैं 0 एंड 1 और इस x पर जो मार्जिनल आया है वो है 13/24, 11/24 और ये हमारा बन गया y का मार्जिनल। मार्जिनल कहते हैं इसलिए क्योंकि ये मार्जिन पे मिलता है और ये भी एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। आप इसको चेक कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी हैं और अगर x की रेंज पर ऐड करोगे तो 1 मिलेगा। तो ये मार्जिनल कैसे कैलकुलेट करते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन से इन केस ऑफ डिस्क्रीट। तो ये बात तो हुई आपके एग्जाम्पल की। अब हम इसको फॉर्मूले से कैसे समझें। इफ वी आर गिवन दैट दिस इज द जॉइंट फंक्शन ऑफ x एंड y, जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, देन वी कैन गेट द marginal of x as we can sum the joint PDF at y. If we can sum the joint PDF at y, अगर हम joint probability mass function को y की रेंज पर जोड़ेंगे तो हमें x का मार्जिनल मिलेगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, जितनी x की वैल्यूज़ होंगी। x की 2 वैल्यूज़ हैं तो पहली वाली पे पहले सम कर लीजिए y का, जैसा कि हमने ऊपर अभी दिखाया कि x की पहली वैल्यू 0 के लिए हमने किसका सम किया, इन तीनों का किया और फिर x की दूसरी वैल्यू के लिए भी इन तीनों का सम किया। तो जब हमको x का मार्जिनल चाहिए तो हम y पे सम करेंगे और यहाँ पर साइड में लिख देंगे फॉर एवरी x, यानी हर x के लिए जब सम करेंगे तब हमको x का मार्जिनल मिलेगा। अगर हमको y का मार्जिनल चाहिए तो हम जॉइंट PDF को किस पे सम करते हैं, x पे। फॉर एवरी y, यानी y की कई वैल्यू हो सकती हैं, सब पे तो मार्जिनल हमें चाहिए, तो हर y के लिए हम x पे समेशन कर लेंगे जॉइंट फंक्शन का, तो हमें मार्जिनल किसका मिल जाएगा, y का। तो ये फार्मूले के फॉर्म में है और वो ऊपर प्रैक्टिकल के फॉर्म में है। तो ये तो डिस्क्रीट केस की बात हुई कि डिस्क्रीट केस में हम मार्जिनल कैसे निकालते हैं। नाउ हम इसी समय बात कर लेते हैं कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन की इन केस ऑफ डिस्क्रीट। तो इसी फंक्शन पे हम आपको कंडीशनल भी समझाते हैं। इसके बाद हम कंटिन्यूअस में मार्जिनल और कंडीशनल की बात करेंगे। चलिए अब देखते हैं कंडीशनल होता क्या है। तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने आपको मैथमेटिकल, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, आप उस लेक्चर को देखेंगे तो कंडीशनल आपको क्लियर हो जाएगा। कंडीशनल का नोटेशन कुछ ऐसा होता है और डेफिनेशन ये होती है। तो हम इस डेफिनेशन को अप्लाई करके कंडीशनल भी निकाल सकते हैं। कंडीशनल मतलब कि किसी कंडीशन पर हमको फंक्शन निकालना हो। सपोज आपसे कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी निकालो x की व्हेन y इज इक्वल टू 1। तो x की प्रोबेबिलिटी निकालने का मतलब x के हर पॉइंट पे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x, मतलब एवरी पॉइंट एट y इक्वल टू 1। तो जब हम कंडीशनल फंक्शन निकालते हैं तो इसके लिए फार्मूला कौन सा यूज करते हैं, इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे x इक्वल टू x इंटरसेक्शन y इक्वल टू 1 और इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1। तो अब इस वाली टेबल में हम कैलकुलेट करते हैं कंडीशनल ऑफ x। तो कंडीशनल ऑफ x को कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास x की कितनी वैल्यूज हैं, 0 है, तो एक तो हम ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और x की एक भी वैल्यू और भी तो है 1, तो हम 1 पे भी कंडीशनल कैलकुलेट करेंगे।
और कंडीशन हमको है कि y हमारे पास 1 गिवन है। फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। फार्मूला आएगा x इक्वल टू 0 इंटरसेक्शन y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 1। इस केस में आएगा x इक्वल टू 1 इंटरसेक्शन y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 1। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो सबसे पहले ये वाली प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए, और इसमें कह रहा है कि x 0 हो और y 1 हो। तो x 0 और y 1 की प्रोबेबिलिटी ये हो गई 1/4, यानी ये 1/4 बन चुका है। और y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 का मतलब मार्जिनल की बात हो रही है, केवल एक रैंडम वेरिएबल की बात की गई है। तो y इक्वल टू 1 तब आएगा जब हम इस वाले को जोड़ लेंगे x पर, मार्जिनल ऑफ y हमें मिल जाएगा, यानी 1/4 प्लस 1/6, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5/12। ये हम अभी अभी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो हमारा x की वैल्यू 0 पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई एट y इक्वल टू 1। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3/5। नाउ इसकी निकालते हैं। तो x1 और y1 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कहाँ पर है, तो x1 और y1 की प्रोबेबिलिटी है 1/6, यानी कि ये हो गया 1/6। और हम इसको डिवाइड किससे करेंगे y इक्वल टू 1 से, जो कि हम अभी अभी कैलकुलेट कर चुके हैं 5/12। इसको सॉल्व कर लेते हैं 1/6 इंटू 12/5। सॉल्व करने पर आएगा 2/5। तो अब हम इसको टेबल के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे आप सबको देखना और सीखना है, और आपका होमवर्क है, मैंने x का कंडीशनल निकालना है, आप y का कंडीशनल निकालिएगा घर पे। यहाँ पर हम लिखेंगे फंक्शन x का है एट y इक्वल टू 1, तो x की पहली वैल्यू 0 और दूसरी 1। यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x y इक्वल टू 1 पर। तो x की प्रोबेबिलिटी 0 पर क्या आई है 3/5, और x की प्रोबेबिलिटी 1 पर क्या आई है जब y 1 रहा हो 2/5। आप इसको भी चेक कर सकते हैं कि क्या ये एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। तो पहली प्रॉपर्टी प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होनी चाहिए, जो कि है। दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम इसको सम करें तो 1 आना चाहिए, जो कि मिल रहा है। इसका मतलब कंडीशनल फंक्शन भी एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन ही होता है। अब आपका होमवर्क है कि जॉइंट के केस में आप y की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मुझे बताएंगे एट x इक्वल टू 0। मैंने आपको होमवर्क दिया, आपको इसको करना है। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे, तो मैं इस पर आपको एक बार और बता दूंगा। हालांकि आसान है, कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर दिक्कत कोई हुई तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब कंटिन्यूअस के केस में भी हम मार्जिनल और कंडीशनल को समझ लेते हैं। जैसे कि डिस्क्रीट के केस में प्रोबेबिलिटी टेबल में थी, तो हमने मार्जिन्स पे x और y की मार्जिनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली। कंटिन्यूअस केस में हमको एक फंक्शन दिया होता है। सपोज हमने जो फंक्शन लिया है वो है xy/96, और हमको रेंज भी दी हुई है। x की रेंज है 0 से 4 और y की रेंज है 1 to 5, 0 अदरवाइज। इस केस में हम सबसे पहले फार्मूला डिफाइन करते हैं। अगर हमको x का मार्जिनल चाहिए तो वहाँ पर समेशन करते थे, यहाँ पर क्या करेंगे जॉइंट PDF को y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, y के रेस्पेक्ट में y की रेंज पर, तो हमें x का मार्जिनल मिल जाएगा। अगर हमको y का मार्जिनल चाहिए तो हम इसी जॉइंट PDF को जिसका चाहिए होता उसके अपोजिट x की रेंज पर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें y का मिल जाएगा। तो एक मैं कैलकुलेट करूँगा, एक आप करेंगे। मैं आपको fx कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। y की रेंज है 1 to 5 और आपका फंक्शन है xy/96। हमको y के रेस्पेक्ट में y की रेंज पे इंटीग्रेशन करना है। तो y के रेस्पेक्ट में y की रेंज के लिए x/96 कांस्टेंट है, और y का आएगा y² 2। रेंज कितनी हो जाएगी 1 to 5। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 12, यानी हमको फाइनल फंक्शन मिला x/8। तो आपका जो मार्जिनल फंक्शन ऑफ x आया वो x/8 आया,
और ये फंक्शन x की रेंज के साथ ही पूरा होगा। तो अब आप इसको चेक करना कि क्या ये एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है जो मार्जिनल निकाला गया है ज्वाइंट से, और आपको y का मार्जिनल कैलकुलेट करना है। अब हम आते हैं कंडीशनल पे। तो कंडीशनल डेफिनेशन की प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन ये होती है x गिवन y, और फार्मूला होता है x इंटरसेक्शन y डिवाइडेड बाय एफ वाई। तो एफ वाई की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, ये आएगा y/12। आपको इसको होमवर्क में करना है। अगर हम कंडीशनल x गिवन y निकालते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, तो एफ एक्स वाई की वैल्यू पहले हम पुट करेंगे। तो हमारे पास जो एफ एक्स वाई है वो है xy/96, और एफ वाई कितना आया है y/12। कैलकुलेट करने पर ये आएगा x/8, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई x/8। अब ये मार्जिनल के बराबर आ रही है। आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, तो इसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन आज नहीं, अगली क्लास में। एक्चुअली में जब x और y दोनों इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल होते हैं, उस केस में कंडीशनल अनकंडीशनल बन जाता है, यानी कि दोनों इक्वल हो जाते हैं। ये अनकंडीशनल है और ये x का कंडीशनल है गिवन y, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, यानी कि कंडीशनल और अनकंडीशनल में कोई इफेक्ट नहीं रह जाता है। उसका कारण क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन y लिखते हैं तो हमारा फार्मूला होता है x इंटरसेक्शन y डिवाइडेड बाई एफ वाई। और आपने इंडिपेंडेंट के केस में पहले भी पढ़ रखा है कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाती है। ऐसा होने पर ये दोनों तो कैंसिल हो गए, केवल क्या बचेगा एफ एक्स, यानी दिस कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स अनकंडीशनल। तो यहाँ पर ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। अब हम आपको बता देते हैं कि इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या जरूरी है। पहली कंडीशन, अगर हम उसके जॉइंट पीडीएफ को या पीएमएफ को उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख पाएँ तो हम इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। दूसरी कंडीशन में हम सीडीएफ का यूज करते हैं। सीडीएफ क्या होता है इसकी चर्चा हम आपको, इसकी एक क्लास होगी सीडीएफ की, जो हम आप अगले नेक्स्ट क्लासेस में कभी भी बनाएंगे वीडियो, तो आपको पता चल जाएगा सीडीएफ क्या होता है। तो अगर हम उनके ज्वाइंट सीडीएफ को उनके अलग अलग सीडीएफ के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख पाएँ तो भी हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट। दीज टू कंडीशंस आर नोन एज द कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंस। अभी कुछ चीज़ें और बच रही हैं, हम उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि पासे वाले केस में हम इंडिपेंडेंसी की बात करें तो आपको दिख रहा होगा कि ये भी इंडिपेंडेंट है। मैंने यहाँ पर बनाया है पीडीएफ। अगर आप इधर का मार्जिनल लेते हैं यानी इनको ऐड करते हैं तो ये सारे 1/6 आ जाएंगे, और अगर हम इधर का लेते हैं तो ये 1/2 आ जाएगा। और आपके जो मार्जिनल्स यानी कि यूनिवेरिएट के फंक्शन थे वो यही थे, हेड और टेल पे 1/2 और पासे के सारे नंबर पे 1/6 एंड 1/6 सब पे। तो यहाँ से जो मार्जिनल निकलेगा वो उनके सेपरेट प्रोबेबिलिटी फंक्शन के बराबर आ रहा है। इसका मतलब है कि मार्जिनल्स तो सही हैं। अब बात आती कंडीशनल की। कंडीशनल जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर भी इंडिपेंडेंसी की कंडीशन है। आपको जब कभी टेबल में इंडिपेंडेंसी की कंडीशन चेक करनी हो तो कैसे करेंगे हम ये आपको बता देते हैं। तो बताने के लिए हम इस वाले का यूज कर लेते हैं। हम इसमें बताते हैं आपको कि ये इंडिपेंडेंट है या नहीं। जो कंडीशन अभी हमने बताई इंडिपेंडेंस की, बस वही आपको ऑपरेट करनी है, लेकिन टेबल में कैसे ऑपरेट करेंगे ये हम आपको बता देते हैं। और आप पासे और सिक्के वाले केस पर इसको करके देखिएगा, अप्लाई करके क्या ऐसा आता है। हम क्या करेंगे सबसे पहले कि हम इसकी मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज़ को लिख लेंगे। तो अगर हम इधर की प्रोबेबिलिटी को लिखें तो कितना आया था, मैं ज़रा देख लेता हूँ। ऐड करने से मार्जिनल से इसका क्या आया था, 13/24 और 11/24। तो इधर का मार्जिनल आया था 13/24 एंड 11/24। ये था x का मार्जिनल। और y का मार्जिनल क्या आया था 7, 10 एंड 7। 7/24, 10/24, 7/24।
तो हम कैसे बता सकते हैं इसको देखकर कि एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है कि नहीं है? तो अगर हम इस प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ये है x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी, मार्जिनल है x का, प्रोबेबिलिटी है 13/24। अगर हम इसकी बात करें तो ये प्रोबेबिलिटीज़ है y इक्वल टू 0 की, y का मार्जिनल है 7/24। और अगर हम बात करें इनके जॉइंट प्रोबेबिलिटी की, यानी x भी 0 और y भी 0 है, तो वो आपको दिया है 1/6। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और देखो क्या इसके बराबर आ रहा है, क्योंकि इंटरसेक्शन प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाता है इंडिपेंडेंट के केस में। अगर ऐसा हुआ तो हम कहेंगे इंडिपेंडेंट हैं, और अगर नहीं हुआ तो कहेंगे नहीं है। अब ऐसा हो सकता है कि हो सकता हो इसमें मल्टीप्लाई करने पर बराबर आ जाए, इसमें आ जाए, इसमें आ जाए। अगर एक भी बराबर नहीं मिला तो हम कहेंगे डिपेंडेंट है। जब सारे यानी ये कंडीशन सभी में फुलफिल हो जाए तभी हम कहेंगे इंडिपेंडेंट हैं। तो डिस्क्रीट केस में हम इंडिपेंडेंसी को ऐसे चेक कर सकते हैं, और कंटिन्यूअस में देख सकते हैं हम उनके मार्जिनल्स को मल्टीप्लाई करके कि क्या ज्वाइंट के बराबर आ रहा है। अगर मार्जिनल्स का मल्टीप्लिकेशन ज्वाइंट पीडीएफ के बराबर आता है तो हम कहेंगे कि वो इंडिपेंडेंट हैं। तो आज की क्लास में आपने सीखा ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन को हम बनाते कैसे हैं, एक एग्जांपल के थ्रू हमने समझा, और कंडीशनल क्या होते हैं, मार्जिनल क्या होते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आगे की क्लास में एक्सपेक्टेशंस, वेरिएंस, कोवेरिएंस पे हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप चैनल पे बने रहें और इसे शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।